जब हमारे साथ के लोग प्लेसमेंट लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग ऑन साइट जा रहे हैं ब्राज़ील और जगह जगह से फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाता है बिल्कुल ज़ीरो। जब उनको रियलाइज़ होता है कि वो भाग तो रहे हैं लेकिन ये उनकी अपनी रेस नहीं है। जिनके पेरेंट्स ने जो उनकी ज़मीन थी थोड़ी सी, उसको गिरवी करके उनको दिल्ली भेजा था। और जब तक तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, यू विल बी वीक, एंड वीक आर नेवर रिवॉर्डेड। हर बच्चे को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा चलो पढ़ाने लग जाए। नजरें चुरा के लड़के निकल जाते हैं घर से, ये बेचारे लड़के रो भी नहीं पाते लड़की कहलाने के डर से। तो रहा बहुत गुमान तुझे, आसमान भी कम तुझे, गिरने पर दिखी असलियत हूँ मैं तेरी असली मूरत हूँ। 2010 की बात है। एक लड़का जो कि बीटेक कर रहा था, वो साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था। और आपको पता ही है यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम जाता है, उसकी वजह से बीटेक काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा था और मार्क्स धीरे धीरे गिर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि बात घर तक पहुंच गई और पिताजी को आना पड़ा। पिताजी ने इस लड़के से कहा कि जिस तरह से तुम्हारे मार्क्स गिर रहे हैं, जिस तरह से तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है, मुझे तो लगता है तुम ड्राइवरी ही कर पाओगे। लेकिन आज ये बच्चा ड्राइवरी तो नहीं कर रहा है, बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों की यूपीएससी प्रिपरेशन को ड्राइव कर रहा है और उनको सक्सेस तक लेकर जा रहा है। जी हाँ, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे शशांक त्यागी सर हैं, जो कि आज हमारे साथ हैं। शशांक सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। बचपन कैसा रहा, कहाँ आपने पढ़ाई की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, सबसे पहले ड्राइवरी पर आना चाहूँगा। नथिंग अगेंस्ट ड्राइविंग एज प्रोफेशन। अब मैं सोचता हूँ कि वो पापा का जो कमेंट था वो ज़रूरी था, क्योंकि कई बार जो गुमान होता है ज्ञान का, वो पतन का कारण बनता है। जी। तो ऐसे में किसी बड़े का वो हमें रियलिटी चेक देना ज़रूरी होता है। राइट। और वैसे भी नथिंग अगेंस्ट ड्राइविंग प्रोफेशन, अगर ड्राइवर भी बनता तो बहुत ही अच्छा ड्राइवर बनता, पढ़ा लिखा ड्राइवर बनता। नाउ कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, तो आई वॉज बॉर्न इन मुजफ्फरनगर, दैट इज़ इन वेस्ट यूपी। तो 12th तक की पढ़ाई वहीं पर हुई और मतलब वहीं से पर्सनालिटी पूरी शेप हुई है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मैं रहता था। और मुझे लगता है कि मेजर ट्रांजिशन हुआ क्लास 9 से। क्लास 9th में मेरे पापा को थोड़ा पढ़ने का शौक़ था, पापा को और मम्मी को। तो मम्मी इज़ अ हाउसवाइफ, पापा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, तो उनको फ़िलॉसफी में इंटरेस्ट था। तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश एक बुक पढ़ी थी और उसने लाइफ को थोड़ा सा ट्रांजिशन किया था फ़िलॉसफी की तरफ। उस समय नहीं पता था कि इसके बाद का जो सफ़र है वो मुझे कैसे एडप्ट करके कुछ बनाएगा। कौन सी क्लास में थे जब आप फिलॉसफी की बुक्स पढ़ रहे थे? सर, ये क्लास 8th का एंड था। क्लास 8th के एंड में आप फिलॉसफी की बुक्स पढ़ रहे थे? और सर वो फिलॉसफी क्या, वो बस मैंने निकाली थी, वो काफ़ी पुरानी सी बुक थी, रेड कवर की। और उसमें इंटरेस्ट का रीज़न भी सर कुछ और था, वो फिलॉसफी नहीं था। उसमें कई ऐसी बातों पर खुलकर चर्चा की गई थी, जैसे कि सेक्स, जिसके बारे में उस एज में जानकारी नहीं होती। तो जहाँ पर मेरे आसपास के लोग कुछ ऐसे मीडियम से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे जो काफ़ी शैलो थी, मिसडायरेक्ट करती थी, उस बुक ने मुझे रिलीजन पर, सोसाइटी पर, सेक्स पर काफ़ी कुछ ऐसा ओपन करके बताया कि मेरे लिए ऐसा हो गया कि किस चीज़ में लगे रहते हैं। तो जो टीनेज में जो एक यू कैन से डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है, वो शायद मेरे लिए नहीं था, क्योंकि उससे फिर मैं कहीं और निकल गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि फिर उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के बाद स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी, ओशो, मेरे मामा को ओशो पढ़ने का शौक़ था। तो मैं ओशोस की बुक ले आया था सबसे पहले, रिवोल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रांति। मैंने भी पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है। हाँ। तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि मैंने अपने आप को बाल्ड कर लिया। मतलब अच्छा। मैंने कहा यार ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे ना एक एक मोमेंट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद बस पढ़ाई में इंटरेस्ट खुद ही आ गया। मतलब घर वालों को उस टाइम पुश नहीं करना पड़ा, बस पढ़ना था। और साइकिल पे एक शहर के बाद बाहर आश्रम था, आश्रम जाना था, बस यही जर्नी चल रही थी। तो उसके बाद बस सोचा कि आईआईटी करेंगे, आईआईटी हुआ नहीं, अब सिविल सर्विस करना है, सिविल सर्विस के लिए फिर इंजीनियरिंग करने आ गए। तो ये रहा वहाँ पर। सिविल सर्विसेज कहाँ से आया? सिविल सर्विस एक्चुअली पापा का काफ़ी इंटरेक्शन होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से, इन लोगों से। तो उनके बारे में सुनते रहते थे कि मतलब वो कमाल हैं लोग। और एक रीज़न ये था कि जब बचपन में सुबह ज़्यादा सर्दी होती थी और उठने का मन नहीं करता था, और मम्मी कहती थी कि उठना है, तो उस समय केवल एक न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन होती थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छुट्टी ऑर्डर कर दे
क्योंकि होता है ना सर्दियों में ऑर्डर आ जाता है कि भाई कोल्ड वेव की, तो लगता था कि अब आ गई है छुट्टी की तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कुछ पावर तो है कि कितने सारे बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव कुछ ला रहा है। तो वहाँ से उसके बारे में सुना, फिर काम के बारे में सुना, तो फिर लगा कि हाँ करना है कुछ इस बारे में। और सर आपके पूरे बचपन में जब आप स्कूल में थे और कॉलेज में भी थे, तो क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसने आपको पुश किया कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे बेहतर करना है, मुझे आगे बढ़ना है? वो क्या मोमेंट्स थे? सबसे पहले तो सर आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट माई एजुकेशन। क्लास 9th के बाद बस एक ट्रांजिशन आया था पढ़ने का, नहीं तो एवरेज था। और उस समय पर मुझे लगता है कि घर वाले जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में डालते हैं ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आगे जाकर। जैसे मेरी मम्मी ये कविता का इस्तेमाल करती थी, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म लिया किस अर्थ हो, समझो जिसमें व्यर्थ ना हो। अब मम्मी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी इसकी कोई डेप्थ समझ में नहीं आती थी, बट वो बोलती रहती थी, मोटिवेट करती रहती थी। और आज भी वो मुझसे ऐसे रिलेट करती हैं कि मतलब मैं बनाऊं कुछ नेक्स्ट लेवल के लिए, मतलब यहीं रुकना नहीं है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है दुनिया में। मतलब वो देश और दुनिया की बातें करती हैं। तो उससे सबकॉन्शियसली मेरे अंदर कुछ चीज़ें आई कि नहीं, बड़ा सोचना है, क्रिएट करना है, रुकना नहीं है। तो आई थिंक उसका भी एक रीज़न है। पापा ने कभी मार्क्स के लिए नहीं कहा। पापा ने कहा कि मार्क्स कमाए तो बस ये देखो कि नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट कर लो। मुझे लगता था कि यार पापा तो काफ़ी चिल हैं, इनको मेरे मार्क्स की पड़ी नहीं है। लेकिन पापा का फोकस इस पे था कि कुछ सिद्धांत बना लो ज़िंदगी के, कुछ डायरेक्शन बना लो, उस पर काम करते रहो, ठीक है, सफ़र ठीक होगा। राइट। और जो इंजीनियरिंग का टाइम था, जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग में हमारा काफ़ी थॉट प्रोसेस शेप होता है, तो उस समय आपकी थिंकिंग क्या थी? क्या सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते थे? आपके इंटरेस्ट क्या थे उस समय के? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ गया। उसका कारण था कि 10th क्लास में साइंस में मैंने टॉप किया था, मतलब साइंस में मेरे फुल मार्क्स थे। और हमारे समय में बोर्ड में फुल मार्क्स आना वॉज नेक्स्ट लेवल थिंग। उसके बाद तो अब 97% भी आ जाते हैं, लेकिन उस समय पर अच्छे मार्क्स आना, मतलब फुल मार्क्स आना बड़ी बात थी। तो मुझे एक बात लगी कि मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, और स्पेशली फिर सिविल इंजीनियरिंग मेरे पापा का बैकग्राउंड था, मुझे वो लेनी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था सिविल इंजीनियरिंग लूँगा तो फिर वही मतलब वही ईंट बजरी और इन चीज़ों में रहूँगा। हालांकि मेरा व्यू मायोपिक था, मुझे ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं थी। तो मैंने इलेक्ट्रिकल को चुना, और इलेक्ट्रिकल उस समय पर एक ऑप्शनल भी होता था सिविल सर्विस एग्जाम में, और मेरे समय पर 2 ऑप्शनल लेने होते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इंजीनियरिंग करनी है तो एक ऑप्शन इलेक्ट्रिकल ले लूँगा और दूसरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ले लूँगा। तो फिर इसको लेकर मैं इंजीनियरिंग में गया था। तो ज़्यादा मेरा जो इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ टाइम के लिए रहा, फिर नहीं रहा। और फिर पॉलिटिकल साइंस, IR, सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट था। तो उसमें मैंने काफ़ी समय गवाया है, मैं गवाया कहूँगा, क्योंकि UPSC के हिसाब से आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता जितना मैं पढ़ाई में चला गया था। मतलब वी हैव टू बी स्ट्रेटेजिक। तो ये चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है सर। तो फिर आगे जब आपका बीटेक हो गया तो फॉर्मली आपने UPSC प्रिपरेशन कब शुरू की? कॉलेज में ही कर रहे थे या उसके बाद मेन प्रिपरेशन का टाइम आया? सर कॉलेज के टाइम पर कुछ कंटेंट मुझे मिल गया था सीनियर्स से, जो सीनियर्स तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कॉलेज के टाइम पर स्टार्ट कर दिया था। कुछ कुछ पढ़ना मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था, और 4th ईयर में फुल फ्लेज, मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन। ओके। और उसके बाद फिर आगे कैसी प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ी आपकी? बीटेक फाइनल ईयर में ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और वो प्रीलिम्स का क्लियर हो गया। उसमें एक बड़ा रीज़न CSET का भी था, तो CSET मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और उसमें भी फिर उसके बाद मेंस की मेरी तैयारी थी नहीं कुल मिलाकर, तो मेंस तो क्लियर होना ही नहीं था। उसके बाद के जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेंस क्लियर हुआ, क्योंकि तरीके से तैयारी की थी, बट स्कोर वाज नॉट दैट गुड। तो इसी वजह से फाइनल मेरिट में इंटरव्यू के बाद भी नहीं आ पाया। वो लाइफ का एक बड़ा लो पॉइंट था। मतलब वो ऐसा लगता है सांप सीढ़ी की गेम में आप 99 वाले पॉइंट पे जाते हो, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हो। और मैं साथ साथ में अपनी हायर एजुकेशन को भी परस्यू कर रहा था। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि इंजीनियरिंग के बाद मैं केवल UPSC की तैयारी करूं। तो उसने मुझे थोड़ा सा मदद करी कि मुझे दिल्ली गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी मिली एज कंसल्टेंट ऑफिसर मिनिस्टर सोशल वेलफेयर। और फिर उसके बाद पढ़ाई से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। कुल मिलाकर बात यह है कि अच्छा, आपने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट छोड़ दी अपनी? हाँ, उस टाइम पे मतलब
ऑलमोस्ट ही कहूँगा, क्योंकि तैयारी के लिए जो मेहनत चाहिए डेली बेसिस पे वो नहीं हो पा रही थी। फिर तो दिल्ली सचिवालय की चकाचौंध थी, एक 10th फ्लोर का जिम था, और उसमें आप चीफ सेक्रेटरी के साथ जिम कर रहे हो। चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए आपको पूरा करियर लगाना पड़ता है, तो वो अलग ही जोन था लाइफ का। इस पर आएंगे सर। पहले थोड़ा यूपीएससी वाला जो फेज़ था, यूपीएससी प्रिपरेशन वाला जो फेज़ था, उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था, और जब घर वालों से बात होती थी, दोस्तों से बात होती थी, तो किस तरह की कन्वर्जेशंस होते थे, क्या चैलेंजेस थे उस टाइम के? सबसे पहले तो सर कॉन्फिडेंस वाज वेरी लो, क्योंकि इंजीनियरिंग के जस्ट बाद जब हमारे साथ के लोग प्लेसमेंट लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग ऑन साइट जा रहे हैं ब्राज़ील और जगह जगह से फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता था घर वालों से महीने का खर्च मांगना। हालांकि वो खुद ही करा देते थे, लेकिन अगर कभी मिस हो गया तो वो एक मतलब बड़ा पेन पॉइंट होता था। तो ये पुश फैक्टर था कि जल्दी से अपने आप को स्टेबलाइज करना है, मतलब हम इसी लिम्बो में नहीं रह सकते। तो ये चल रहा था। और ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये सारे बच्चे इस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं जी। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब घर बात करते हैं तो पता चलता है कि माँ बीमार है, पता लगता है कि पिताजी आज काम पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि माँ बीमार है, पता लगता है कि बहन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो घर संभाले, मम्मी का ध्यान रखे, स्कूल जाए, क्या करे। पता लगता है कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसे नहीं हैं। और यहाँ पर बच्चा बैठा बैठा बहुत हेल्पलेस फील करता है कि मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ और पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और वहाँ मेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, वहाँ मेरी फैमिली इतने प्रॉब्लम से जा रही है। और कई बार बच्चा जब घर भी जाता है ना, तो भी बातें कह नहीं पाता, वो चीज़ें अपने मन में ही रख लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कहूँगा तो भी क्या होगा, और बस चला आता है वापस मिल के, बस नज़रें भी नहीं मिलाता किसी से, क्योंकि कोई उसकी आंखों में कुछ देख लेगा तो वो जो उसके अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं कहीं वो उजागर ना हो जाएं। कितनी बार तो बच्चे अपने घर ही नहीं जाते, मतलब वो ये कह कर आते हैं कि एक बार सक्सेस होकर वापस आऊँगा। बट यूपीएससी अपने आप में एक बड़ा ही टेस्टिंग गेम है, मतलब मैराथन है, और सक्सेस के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अब मुझे लग रहा है चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल हैं। और अबाउट द पेन पॉइंट दैट यू वर सेइंग, तो सर स्ट्रगल तो मतलब मैंने जो स्ट्रगल देखे मेरे से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लोगों के हैं। मतलब मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पेरेंट्स ने जो उनकी ज़मीन थी थोड़ी सी, उसको गिरवी करके उनको दिल्ली भेजा था। तो मतलब इतनी सारी कहानियाँ हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन में चलती है। एक मोमेंट ऐसा आता है जो, अगर मैं डाउन वाला पॉइंट बोलूँ, मतलब आप अपने आप को खो देते हो, मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाता है बिल्कुल ज़ीरो। भले ही आपने इंटरव्यू दिया है, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिश्तेदार आपको ये कह देता है कि यार अल्टीमेटली तुम कर क्या रहे हो, 4 साल हो गए तुम्हें, 4 साल में तुमने क्या किया है। तो और बड़े आसानी से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इस बात को झेलते हैं कि चाहे आप कितने फोकस करके काम करते रहो, दुनिया क्वेश्चन करती है कि आप दिल्ली में रह के टाइम ख़राब कर रहे हो, आवारा हो गए हो, ऐसी बातें सुनने को आती हैं। जबकि हमारे जो कज़न्स हैं वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। सर लाइफ की और मुझे लग रहा है सोसाइटी की हमारी विडंबना है कि लड़का और लड़की की जो पहचान है, जो रोल्स हमने डिसाइड किए हुए हैं, वो उनको कितना ज़्यादा लिमिट करते हैं, कंस्ट्रेन करते हैं। कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से इस वजह से ग्रस्त हैं क्योंकि लड़की को लड़की कहलाने वाली जो दायरे हैं उसमें रहना है, लड़कों को लड़का कहलाने वाले दायरे हैं उसमें रहना है। इस वजह से वो दे कैन नॉट शो वीकनेस कि अदरवाइज तुम मर्द कैसे हो। तो कई बार ये जो मर्द की पहचान है वो अपने आप में कई सारे इश्यूज भी क्रिएट कर रही है। इस पर ओपनली बातचीत होनी चाहिए और बियॉन्ड सोशल कंस्ट्रक्ट्स जो हैं उनको जीने की आज़ादी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर पेन है तो लेट इट आउट, टॉक विद पीपल। अदरवाइज़ वो कैसे मैसअप करेगा तुम्हारे हेड के साथ तुम्हें नहीं पता, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी वजह से वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फिर जो इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं वो कितनी वजह से इस वजह से होते हैं क्योंकि कितने सारे ट्रॉमाज हैं जो आपके दिमाग में वो कहीं निकल नहीं पाए, और इस पर अवेयरनेस भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है।
अब आपका जो एक्सपीरियंस था, जो आपने थोड़े टाइम किया, जो आप भी बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा और डीप में बात करना चाहेंगे। ठीक है। ये जो आपने जॉब ज्वाइन की थी, इसमें किस तरह का आपका रोल था, किस तरह का काम था और किस तरह के चैलेंजेस थे यहाँ पर? सर, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, सोशल वेलफेयर, SC ST और WCD, जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर थे, उनके पास आर्ट एंड कल्चर भी था कुछ टाइम के लिए, फिर यही 3 थे मेजरली। तो जिन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान पढ़ रहा था, यहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देख रहा था। तो मिनिस्टर ऑफिस में क्या होता है कि आपको इंस्पेक्शन पे जाना होता है कंसर्न मिनिस्टर के साथ, मॉनिटरिंग जो हो रही है उस मॉनिटरिंग का क्या स्टेटस है, मीटिंग शेड्यूल कराना, प्लस जो स्कीम्स हैं उनको स्टडी करना कि स्कीम्स के पॉइंट्स ये हैं बट ग्राउंड पर डेटा ये है। तो अगर आपको डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर से कुछ मांगना है तो कौन सा डेटा मांगना है, वो नोट बनवाना, फिर उसका डेटा निकलवाना, फिर उस डेटा के बेसिस पे जहाँ पर गैप हैं उनको आइडेंटिफाई करके फिर एक और नोट बनवाना, फिर उसको लेकर मीटिंग कराना। प्लस कई इश्यूज़ होते हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के होते हैं, तो उन इश्यूज़ को स्टडी करना, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऑफिसर होगा वो कहेगा हो ही नहीं सकता, बट यू हैव टू स्टडी लॉ, यू हैव टू स्टडी प्रोसेस कि यार कहाँ पर वो लूपहोल है जिससे काम हो सकता है और उसको फ़ायदा हो सकता है ग्राउंड पर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो मेरे टाइम पर जो लाडली स्कीम थी दिल्ली में, तो पता लगता था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो अप्लाई करने आते थे, कितने लोगों को उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता था क्योंकि उस स्कीम में लिखा था कि जो बच्ची है वो दिल्ली में बॉर्न होनी चाहिए, ओके। और पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली के डोमिसाइल होने चाहिए। अब आपको पता होगा सर, कल्चर हमारे कुछ ऐसा भी है कि कई फैमिलीज़ में जब बेबी मतलब प्रेग्नेंट होती हैं वेमेन, तो उनको अपने मायके भेजा जाता है। तो दिल्ली से बाहर जैसे वो मायके जाएंगी, हरियाणा है, यूपी है, झारखंड है, कहीं पर भी, तो बेबी वहाँ पर बॉर्न हुआ, राइट। उसके बाद दोबारा आई, तो अब डोमिसाइल वो यहीं कहीं है, लेकिन अब उस बच्ची को लाडली स्कीम का फ़ायदा मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो दिल्ली के बॉर्डर के बाहर का है, चाहे पेरेंट्स का घर यहाँ है। तो छोटा सा लूप होल था। तो वो जब कैबिनेट नोट बना होगा उसका अप्रूवल के लिए स्कीम का, तब का वो फॉल्ट था। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कैसे उसको सॉर्ट किया जा सकता है, तो कहने के लिए लगता है कि बहुत आसानी से सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप सिस्टम में जाते हैं तो उसमें फिर अगर चेंज किया तो फाइनेंशियल बर्डन क्या आएगा, तो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट से अप्रूवल कराना है, कहीं इसमें AR से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो ये सारी चीज़ें थी जो कराने के लिए रोल होता था। और बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, जैसे एक फादर थे, तो वो शिकायत करने आते थे डिपार्टमेंट ऑफिस में, तो डिपार्टमेंट ऑफिस से जब नहीं उनकी सोल्यूशन हुआ तो कैंप ऑफिस पे आते थे। तो हमारा काम होता था कि दिल्ली सचिवालय में मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ पर भी होना है, अगर कैंप ऑफिस में है मिनिस्टर तो वहाँ पर भी होना है, इन चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए। तो मिनिस्टर से वो कहते हैं कि आपके जो ऑफिसर है ना, वो मेरा पैसा है लाडली स्कीम का, लेकिन वो निकालने नहीं दे रहे और ये करप्ट हैं। तो हमने देखा क्यों नहीं निकालने दे रहे, तो स्कीम कहती थी कि बच्ची 18 साल से ऊपर हो और 12th पास हो, लेकिन उस बच्ची ने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो अब इनसे कहा कि भाई 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 12th तो कराओ। तो कह रही बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, मैं क्या करूं। तो बच्ची पढ़ना ही नहीं चाह रही, तो वो स्कीम का पैसा फंसा हुआ है अकाउंट में, लेकिन निकल नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है जिससे पता लगता था कि अगर वहां पर एंड लिखा है 18th एंड, मतलब 18 ईयर्स एंड 12th पास, तो कितना बड़ा फायदा। अब उस बच्ची को पढ़ना पड़ेगा अगर उसे 1 लाख प्लस का अमाउंट चाहिए। तो छोटा सा स्कीम कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है उस बच्ची की लाइफ में। आगे वो पढ़ के हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए उसकी लाइफ की, वो स्ट्रांग हो जाए, आगे के लाइफ में पता नहीं ना कि आगे क्या इशू फेस होने लग जाए। तो पता लगा कि गवर्नेंस का कितना बड़ा रोल है एक्चुअल में लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने में। और आपने, क्योंकि आपने लीडर्स के साथ भी काम किया, आपने कहा कि जो भी वहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उनके साथ आप काम कर रहे थे, और क्या ऐसी लर्निंग्स रही जो आपको कभी बुक्स में नहीं मिली और जो वहाँ पे आपने देखी कि लोग किस तरह वर्क करते हैं? सबसे पहले तो हम बहुत, मतलब जब तक मैं प्रिपरेशन में था तो बहुत ही मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा था, मतलब कि कैसी इंटेलिजेंस होगी ब्यूरोक्रेसी की। मतलब जो लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करके जाके ब्यूरोक्रेसी में जाते होंगे तो वो तो बिल्कुल सॉर्टेड होते होंगे, लेकिन वहाँ पे जाके मिथ बस्ट हुए कि यार वो हमारे जैसे इंसान ही है। जब मैंने ज्वाइन किया तो उससे 2 साल पहले एक टॉपर थी, 19th रैंक थी, तो उनको अगमोट कार्डर ही मिला। तो अगमोट कार्डर वाले ऑफिसर्स यहाँ पोस्टेड होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग WCD में मिली थी। तो व्हेन शी केम एंड शी वाज डूइंग हर वर्क, सो आई वाज फाइंडिंग कि यार ये इश्यूज़ हैं हमारे, इन इश्यूज़ को सॉल्व कराकर वो काम क्यों नहीं करा रही हैं। तो पता लगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो दे आर
ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन, वो हम जैसे ही लोग हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि कुछ क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ क्लियर नहीं होंगे, कुछ थोड़े टाइम बाद क्लियर होंगे, कुछ का लाइफ चेंज हो जाएगा, ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी सर, और बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस थे। और कोई भी ऐसा काफी एक्सपीरियंस जो आपको, जिसने आपको हिला दिया, कि क्योंकि आप ग्राउंड पे थे और आप एक्चुअली देख रहे थे कि क्या हो रहा है, जी, एंड समटाइम दी सिचुएशंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको हिला देती हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए। बहुत कुछ सीखने के लिए सर वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पर जो सेक्रेटरी टू मिनिस्टर थे, तो उनके साथ हम बैठे हैं, तो होता क्या था कि कोई फाइल आई तो उस फाइल को वो स्टडी करने के लिए दे देते थे, और उस पर फिर नोट्स उनको दे दो और फिर डिस्कस कर लो क्या होना चाहिए। तो एक ऐसी मीटिंग में मैं उनके साथ था, एंट्री करते हैं एक एमएलए, और वो एमएलए शिकायत करने लगते हैं कि ये नहीं हुआ, वो करना था, वो करना था। और वो जो ऑफिसर थे बहुत ही कामली, अच्छा ओके मैं लिख लेता हूँ, ऐसे हर एक चीज़ को लिख रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें थी जो एमएलए बोल रहे थे, मुझे पता था वो हो नहीं सकती, हमारा डिपार्टमेंट करता ही नहीं है, मतलब क्योंकि वो स्कीम है ही नहीं वैसी, लेकिन वो लिख रहे थे। अच्छा सर, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, और लिखते रहे। तो मैंने, जब वो चले गए एमएलए, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने सभी बातों पर हामी भर दी, लिख लिया, ये होगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि शशांक, पहला जो लॉ है ना ब्यूरोक्रेसी का, वो ये है, यू हैव टू गिव पेशेंट लिसनिंग। अगर तुम किसी को बिल्कुल तसल्ली से सुन लो ना, तो आधा काम तभी हो जाएगा। वो सोचो उस एमएलए के घर पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए कितने लोग आते होंगे, वो अपनी भड़ास यहाँ पर निकालने आया। तो ब्यूरोक्रेट को हर एक तरीके से समझना चाहिए। कई बार आप लॉजिकली करेक्ट हो, बट हो सकता है इमोशनली उस पूरी सिचुएशन को आप नहीं समझ रहे हो। तो ये एक लर्निंग वाली चीज़ थी। मैंने कहा लेकिन सर ये तो एक बहुत बढ़िया लर्निंग है। वो फिर मैंने कहा लेकिन सर ये तो एक गलत, आपने उनको आशा दे दी। उन्होंने कहा नहीं, जब वो नेक्स्ट मीटिंग होगी तो मैं बताऊंगा कि सर इसके लिए हमने एफर्ट किया, ये ऐसे नहीं हो पा रहा, मैं कोई और तरीका निकालूंगा कैसे वो हो सकता है। तो बहुत अच्छे काम करने वाले ब्यूरोक्रेट से मिला मैं, और ऐसे ब्यूरोक्रेट मिले। एक सजेशन था कि जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट पास हुआ था, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एलसीसी और आईसीसी बनती है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मैंने कहा कि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि भाई आपके यहाँ एलसीसी कहाँ काम कर रही है, बताइए कहाँ काम कर रही है। तो बीइंग सोशल वेलफेयर WCT मिनिस्टर ऑफिस, हम पूछ सकते थे उनसे, मीटिंग के लिए हम बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि शशांक, इट वुड बी टू मच। जो दूसरे ऑफिसर थे उन्होंने कहा शशांक, ये जो चेयर हमें मिली है, ये ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए, कई बार वी जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड बी देयर। कई बार आप कई चीज़ों के लिए जो खींचतान करोगे ना कि ये बना कि नहीं बना, तो कहीं और काम जो हमें उस डीसी से कराना है उसमें स्ट्रगल होने लगेगा। तो पता लगा कि कई बार काम कराने के लिए बहुत व्यवहारिकता भी चाहिए होती है, पेशेंस भी चाहिए होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में यू नीड पेशेंस, ऑथेंटिसिटी, और वैसे तो सर हर तरह के लोग हैं ही। राइट जी। तो सर यहाँ से टीचिंग में कैसे आए आप? सर टीचिंग का तो कभी सोचा ही नहीं था। सही बताऊँ, मुझे टीचिंग बड़ा ही बोरिंग प्रोफेशन लगता था, और मुझे मतलब दूर दूर तक नहीं था कि टीचर बनना है। ऐसा लगता था कि कुछ लोग जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा चलो पढ़ाने लग जाएं। और मेरी लाइफ में मुझे ऐसे टीचर्स भी मिले जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टीचर्स थे। उनकी लाइफ में वो जैसे हैं उसका आज तक इम्पैक्ट मुझ पर है। और ऐसे टीचर्स भी मिले कि वो क्यों थे टीचर्स, मैं आज तक सोचता हूँ क्योंकि अगर वो पैशनेटली पढ़ा देते तो शायद मुझे उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता। तो कैसे से पहले सर इस पे जाऊँगा कि मैंने कहा कि मैं एवरेज स्टूडेंट था। उसका एक बड़ा कारण था कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर किसी टीचर ने मुझे फिज़िक्स में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मुझे इसको ब्रेक करके इसके पीछे के सारे सवालों का जवाब दो, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। तो मेरा दिमाग कुछ ऐसा था। इसका नुकसान भी था और फ़ायदा भी था। तो मुझे लगता है कि आज जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करके कुछ हद तक पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। क्योंकि मुझे चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती, और जिसको नहीं समझ में आती उसको बहुत आसानी से समझाए कोई तो ही समझ में आएगी। मेरे एक टीचर थे मनोज भाटिया, क्लास 10th की बात है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम था और 10th में मैंने सोचा था कि मैं फुल मार्क्स लाऊंगा मैथ्स में। बोर्ड का पेपर करते ही मैं उनके घर पर गया। मैंने सर से कहा कि सर 100 आउट ऑफ 100। सर ने मेरे आंखों में देखा और सर ने कहा, काके 3rd वाले क्वेश्चन में क्या करके आया बता दे। मैंने कहा सर ये करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि अभी भी ना चिराग लेके ढूंढ रहा हूँ,
उस अपने स्टूडेंट को जो 100 में से 100 लेकर आएगा, तू वो नहीं होगा इस बार, क्योंकि तूने ये गलती कर दी। तो मैं हिल गया अंदर से। मैंने कहा कि इनको कैसे पता कि मैंने ये गलती करी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैंने वो गलती करी है। और मैं इतना अच्छा हो गया था 10th में उस समय मैथ्स में कि मैं अपने प्री बोर्ड के तो सॉल्व कर ही रहा था। वो जो हमारे टीचर थे वो जो टॉप बोर्डिंग स्कूल्स होते थे उनके भी जो पेपर्स होते थे उनको लाते थे, और रेस होती थी हमारे बीच में कि कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा। एक तो ये वाली बात थी कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। दुख मुझे इस बात का था कि मेरे टीचर को ना ये लग रहा है कि यार मेरे पास वो 100 आउट ऑफ 100 वाला स्टूडेंट नहीं मिला, और मुझसे उन्हें एक्सपेक्टेशन थी और वो मैं नहीं कर पाया। प्लस सर को कैसे पता लगा कि मैंने इसी क्वेश्चन में गलती करी है, और उसका मुझे लगता है मेरे पर इम्पैक्ट आज भी है। सर को इसलिए पता लगा, जो मैं बाद में समझ पाया, क्योंकि वो सही में अपने स्टूडेंट से प्यार करते थे। वो नज़रों में मतलब देख के बता देते थे कि इसने ना इन वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझा है, इन वाले टॉपिक्स में ना मैंने इससे कहा था ये प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इसने वो सेट मुझे दिखाया नहीं था। उनके दिमाग में होता था कि ये उसमें गलती कर सकता है। और वो क्वेश्चन क्या था सर, वो एनसीईआरटी के जो सोल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उसका 2nd नंबर का क्वेश्चन था। मैंने एनसीईआरटी के अलावा एडवांस बुक, प्री बोर्ड, ये वो एडवांस लेवल पे मैं खेल रहा था। मैंने उस पता नहीं क्वेश्चन को कैसे मिस कर दिया। तो मतलब रिमार्केबल था और इम्पैक्ट था अभी तक। और आज मुझे लगता है कि जैसे ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था तो इतने सारे बच्चे आंसर चेक कराने आ जाते हैं। तो क्योंकि मैंने उनको देखा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि तूने ना अपने आंसर में ये नहीं लिखा, तो वो निकल जाता है कि उसने वो नहीं लिखा, तो वो वहीं उन सर से आ रहा है। तो टीचर बनना तो तय नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसे हो रही थी लाइफ में कि जो इसको मेरा डोमेन बनाने वाली थी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी और दूसरे के बताए रास्तों पे चल पड़ते हैं जी। उनका अपना थिंकिंग नहीं होता है। उन्होंने कहीं सुन लिया कि इस पर्सन ने ये किया और वो सक्सेसफुल है जी। उनकी डेफिनेशन भी ऐसी होती जी। है। या मेरे रिलेटिव हैं, उनके किसी बेटे ने ऐसा कर लिया, किसी ने एग्जाम्पल दे दिया, कहीं पे बात हो रही है कि यार मेरी बेटी या फलाने की बेटी डॉक्टर है तो डॉक्टर ही सक्सेस है, और उसमें लग जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि ये फलाना फलाना कोई पर्सन है और वो इस चीज़ पे उस पोस्ट पे है और ये कर रहा है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका खुद का डिसीजन नहीं होता, बट आसपास का, सोसाइटी का, कई बार पेरेंट्स का डिसीजन होता है और उसको वो चेज़ कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है जब उनको रियलाइज़ होता है कि वो कर तो रहे हैं, वो भाग तो रहे हैं, लेकिन ये उनकी अपनी रेस नहीं है। ये कहीं से उन्होंने बस कहीं से आ गई, कहीं से कॉपी कर ली। और फिर जो एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, एक लंबी जर्नी को आपको लंबी जर्नी करनी है, बहुत आगे जाना है, तो काफ़ी आपको इंटरनल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन धीरे धीरे करके कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो कहीं से आपने कॉपी कर लिया या किसी ने आपके ऊपर फोर्स कर दिया। लेकिन जब आपकी अपनी इंस्पिरेशन होती है, जब आपकी अपनी चाह होती है, जब आपकी अपनी फायर होती है, आपका अपना ड्रीम होता है, तब शुरू में थोड़ा फाइट होती है, शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप एक एक स्टेप अचीव करते हो तो वो मोटिवेशन फिर आपको एक तरह से वापस वो करने लगता है, इग्नाइट करने लगता है जी। और फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी इंस्पिरेशन है, आपका ड्रीम है वो, और उसमें काम नहीं रहता। फिर आप बस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर वो लाइफ बन जाता है आपकी। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि बहुत आगे जाते हैं, बिल्कुल सर, जो अपने काम को प्यार करते हैं, जिनका ड्रीम उनके काम से जुड़ा है और वो काम को एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। ये तो, सर सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब ये ऐसा होता था कि जैसे मैं क्लास कोचिंग में गया तो कुछ फैकल्टीज़ बैठे हैं, तो मैंने जाके किया, यार मज़ा आ गया आज की क्लास में। तो काफ़ी लोगों को अजीब लगता था, ये क्या इंसान है, मज़ा आ गया काम में, मतलब पढ़ाने गए हो, थकान वकान लेकर बैठो चेहरे पे, लेकिन मज़ा आ गया। लिटरली कई बार ऐसा होता है कि आपको बुखार हल्का सा हो रहा है, अगर मैं घर पे बेड पे लेटा हूँगा ना तो मुझे ज़्यादा बुखार हो जाएगा, लेकिन अगर मैं क्लास में आ गया तो बुखार चला जाएगा। तो मतलब वो एन्जॉयमेंट है, मतलब क्लास में तुमने ज़बरदस्त तरीके से कोई चीज़ कंप्लीट कर दी, समझा दिया,
उनको लगने लगा वाह ऐसा, तो दैट इज़ लाइक कंप्लीट, मतलब ठीक है आज का डे सक्सेसफुल था। मुझे एक बात समझ में आई थी मेरे पापा की कि यार तुम ना सिद्धांत तुम्हारे क्लियर हो और काम करते रहो, नफ़ा नुकसान चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम काम में अच्छे हो तो लोग तुमसे जुड़ेंगे। मैं उस फिलॉसफी पे लगा रहा और मेरे पास सर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इतने अच्छे लोग मुझे इस प्रोफेशन में मिले काम करने के लिए कि मैं सोच नहीं सकता, मतलब इस दे लाइक क्लास ऑफ द पीपल। तो फिर सर फेथ बना रहा, काम करते रहे और फाइनली यहाँ पर हैं। तो स्टडी आईक्यू में कैसे पहुंचे सर? स्टडी आईक्यू में सर स्टडी आईक्यू अड्डा एजुकेशन का साथी था उस टाइम पर, तो मुझे रीच आउट किया था, तब मैं दूसरे कोचिंग में था। तो उनके पास मेरा कोई लेक्चर आया था गौरव गर्ग सर के पास, जो यूट्यूब पे सर्च करते रहते थे, जो मैंने 2016 में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था। अच्छा। और वो ऑफलाइन क्लास थी। तो एक उन्हें पसंद आया कि यार ये इंटरेक्ट अच्छे से कर रहा है, चीज़ों को अच्छे से सिंप्लीफाई कर रहा है, और मतलब डेप्थ भी है और सिंप्लीफिकेशन भी है। तो उन्होंने कोई एक फैकल्टी थे, उन्होंने कहा कि इसको ढूंढो कहाँ है ये। तो फिर उन्होंने मुझे ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आओ। तो मैं फिर यहाँ पर आया, 2-3 बार फिर हमारे इंटरेक्शंस हुए। उस टाइम पे स्टडी आईक्यू का जो ओरिएंटेशन था अलग था, आज अलग है। तो फिर वहाँ से फिर सर चीज़ें जुड़ गई, और फिर तो मुझे लगता है कि स्टडी आईक्यू ने ब्लास्ट दिया मुझे। मतलब इट वाज लाइक कि ये वो प्लेटफॉर्म था जिसने सही में पहचान दी। इससे पहले मैं छोटे ग्राउंड्स पे खेल रहा था, और मैं ऐसा था कि मुझे 3 साल करना है, यहीं लगा हूँ। तो आप मेरे करियर में देखेंगे कि मैं जहाँ पर रहा तो वहीं पे लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि मुझे जंपिंग और वो सब का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। काम कर रहा हूँ, काम में मज़ा आ रहा है। तो इसी वजह से मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे गया नहीं। इवन ऐसा हुआ सर, करोल बाग में एक बहुत बड़ी कोचिंग थी, उसने मुझसे 2017 में 17 एंड होगा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ मॉड्यूल ले लो। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैंने इस कोचिंग में कमिटमेंट की हुई थी, जिस कोचिंग में मैंने आपको बताया ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो इस वजह से मैं उस बड़ी कोचिंग में नहीं गया था। बट ठीक है, अच्छा था, क्योंकि इस बहाने वहाँ पर वो वीडियो गई और उसके बाद यहाँ पर स्टडी आईक्यू को मिली, और फाइनली मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, जैसा कहते हैं ना कि इन द एंड सब ठीक हो जाता है। हाँ, इन द एंड आप हार्ड वर्क करते रहो, आप अच्छे इंटेंट से काम करते रहो, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इन द एंड। और अगर वो फाइन नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द एंड। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। तो सर यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे जब आपने यूपीएससी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया जी, ऑफलाइन में आप अलग तरीके से पढ़ाते थे, अलग लेवल का एक इंटरेक्शन होता था, एक पर्सनल टच शायद ज़्यादा रहा होगा, बट जब ऑनलाइन में आए, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, छोटी छोटी जगह से भी आते हैं जी, तो यहाँ पे जर्नी कैसी रही? हाउ इट वाज डिफरेंट एज कम्पेयर टू ऑफलाइन? सर ऑफलाइन तो सर 2015 से जब तक कोविड था तब तक चल रहा था। उसके बाद से सर ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वाले एंगेजमेंट में आई वाज टीचिंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का सर एक्सपीरियंस था, शुरुआत में ऐसा लगता था कि मुझे वो फेस नहीं दिख रहे, वो फेस पे जो एनर्जी दिखती है ना, पता लग जाता कि मैंने ये बोला और इसको समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आंखों में दिख जाएगा, लेकिन अब वो आंखें कहाँ से लाएं। तो फिर मैंने एंगेजमेंट स्टार्ट किया। तो अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उससे ज़्यादा मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ड्यूरिंग टीचिंग। आई स्टार्ट माई क्लास कि ये PYQs हैं, अगर तुम ये PYQs नहीं कर पा रहे इस लेक्चर के बाद तो फिर तो गड़बड़ है। तो सर उससे अब पता लग जाता है कि वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा नहीं सोच रहे हैं, कहाँ गलती है। तो अब तो सर मज़ा आने लगा ऑनलाइन में भी, क्योंकि ऑनलाइन में पंप आता है जब इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ इंटरेक्ट करते हैं चैट्स में। लेकिन जो ऑफलाइन है सर वो अभी भी मिस करते हैं। बीच में तो मैं ऑफलाइन स्टडी आईक्यू सेंटर्स पे भी अभी पढ़ाता रहता हूँ, बीच बीच में जाते हैं। इससे पहले वाले साल में पढ़ा रहा था, तो अभी तो सर अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सर यूपीएससी प्रिपरेशन के अराउंड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय क्या बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, या उस समय क्या उनको अपनी पर्सनैलिटी पे भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उनको अल्टीमेटली पब्लिक पॉलिसी में जाना है, ब्यूरोक्रेट बनेंगे वो। तो उस प्रिपरेशन के टाइम पे उनको किस तरह अपनी प्रिपरेशन को लीड करना चाहिए? मुझे लगता है कि सर ये यूपीएससी का सिलेबस ही इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सिमुलेटिंग है कि वो आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ खुद लेकर आ जाएगा, बशर्ते आप शिद्दत से उसमें लगे रहो। रिवीजन के लिए ये मत सोचो कि किसी एक टाइम पर आप जाओगे फिर रिवीजन करोगे, मतलब उस इन्वॉल्व हो जाओ उसमें। तो जो पर्सनैलिटी वाली चीज़ है वो खुद डेवलप हो जाएगी सर। कुछ चीज़ें हाँ जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है डर और
एक अपने आप को ना खो देना, मतलब आपकी जो एग्जिस्टेंस है, दिस इज प्रायर टू एसेंस। मतलब एक फिलोसफर हुए सर सार्त्रे, तो वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। एसेंस इज दुनिया आपसे कैसे रिलेट करती है। तो दुनिया जैसे आपसे रिलेट करती है कि दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तुम्हारी इतनी एज हो गई है, शादी नहीं करी अब तक, बच्चे नहीं करे अभी तक, तुम सेटल नहीं हुए। तो उस एसेंस के जाल से ऊपर उठकर अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानो, जो भी फैसला लिया है सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर फिर वो फैसला लो कि कितना टाइम इस प्रिपरेशन में देना है। तो अल्टीमेटली चीज़ें फिर ठीक चलेंगी। पर्सनालिटी का मतलब वही होता है सर, कितनी क्लैरिटी है आपके अंदर और कैसे आप उसको रख पा रहे हो, वो चीज़ें आपको यहाँ से आती हैं। हाँ, आपने सही बोला, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हर बच्चे को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कई बार जब बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो हम सोचते हैं कि शायद इसको पैसा कमाना है, शायद इसको बहुत फेम चाहिए, इसलिए इसने यूपीएससी चूज़ किया है। कई बार लगता है कि अलग अलग मोटिव समझ में आते हैं कि ये बच्चा क्यों यूपीएससी करना चाह रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कई बार बच्चे जब यूपीएससी चूज़ करते हैं तो अपने लिए नहीं करते, अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल देखा होता है, वो गरीबी देखी होती है, उस गरीबी को दूर करने के लिए कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अपनी माँ की आंखों में वो आंसू देखे होते हैं, उसको दूर करने के लिए कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें देखी होती है उन्होंने, जिनको देखकर लगता है कि काश मेरे पास रिसोर्सेज होते, चीज़ें होती, तो मैं एक पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाता। तो बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली के लिए चूज़ करते हैं। और विडम्बना ये है कि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, कई बार दोस्तों से, कई बार रिलेटिव से, अपनों से, कई बार अपनी फैमिली से भी सुनने पड़ते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे और कितना पैसा लगेगा, यहाँ पे इतनी घर की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका वाकई उनके पास जवाब है नहीं, और हो ही नहीं सकता सर। मतलब अगर कोई पूछे कितने अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो कोई एस्पिरेंट उसका श्योर आंसर दे ही नहीं सकता। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम अकेला ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी पूरी फैमिली को, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने से ही एक नेक्स्ट लेवल सोसाइटी के एलीट में ले आता है। तब ये तो होता ही है कि इंडिया में 3 सेंटर्स हैं पावर के, या तो आप टॉप पॉलिटिशियन हो, या आप टॉप ब्यूरोक्रेट हो, या फिर आप टॉप कॉरपोरेट हो। तो जिनके पास पॉलिटिशियन बनने का टैलेंट है वो पॉलिटिक्स को परस्यू करेंगे, जिनके पास कॉरपोरेट का है वो कॉरपोरेट को, और जिनको पता है एक एग्ज़ाम क्लियर करके, अगर शिद्दत से तैयारी करके एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ साल अपने देने हैं कि भाई 2 साल होने एवरेज इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, तो सर उस गोल को लेकर चलते हैं वो। और ऐसे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार, आपने जो गोल चूज़ किया है अपने लिए, बहुत टफ गोल चूज़ किया है। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना इंडिया में बहुत टफ है, और ये सब जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको सुनने के लिए मिल रहा है, हर तरफ से आपको सुनने के लिए मिल रहा है, ताने मिल रहे हैं, कई बार दूसरे लोगों से, कई बार अपने लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन ये रास्ता तो आपने खुद ही चूज़ किया है, डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ किया है, लेकिन रास्ता तो खुद ही चूज़ किया है। और इन्हीं तानों को आपको अपना मोटिवेशन बनाना है। और ये इस चीज़ का भी प्रमाण है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बड़ा सोचते हो, आप कुछ बड़ा करोगे एक दिन। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। सही कह रहे हैं कि एक तरफ ये है कि आपने चूज़ किया है तो यू हैव टू ओन इट, है ना। लेकिन इतना बड़ा आपने चूज़ कर लिया, इतना बड़ा आपने सपना भी देख लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि आप एक दिन करोगे, कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। सही बात है। मतलब ऐसे मोमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं, जैसे एक टाइम पर मैंने कुछ लिखा था, मैंने कहा था कि रहा बहुत गुमान तुझे, आसमान भी कम तुझे। जब कुछ लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, इंक्लूडिंग मी, रिज़ल्ट आने से पहले वो आईएएस बन चुके होते हैं, आईपीएस बन चुके होते हैं। तो मतलब ऐसा सोच रहे होते हैं वो, और उस गुमान में कई बार वो कई गलतियां कर रहे होते हैं। तो रहा बहुत गुमान तुझे, आसमान भी कम तुझे, गिरने पर दिखी असलियत हूँ मैं तेरी असली मूरत हूँ।
तो जो हमारी असली पहचान है ना, कई बार हमें तभी दिखती है जब हम गिर जाते हैं। तो उस गिरने को ये मत मानो कि एंड है लाइफ का। वहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा जो तुमने अभी सोचा नहीं है, लेकिन आगे जाके तुमसे कनेक्ट करेगा। और ये जो यूपीएससी की परीक्षा है ना, इसके चक्कर में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक तो जो आपने बताया कि आप तैयारी कर रहे होते हो, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि घर से पैसे मंगाना। आपको डर लगता है कि जब पैसे के लिए कॉल करोगे तो उस तरफ क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप तो यहाँ पे हो और आपको घर की सिचुएशन भी पता है कि सब डावाडोल है, पता नहीं क्या चल रहा होगा। वो स्ट्रगल हो गया। फिर अपनी भी ज़रूरतें होती हैं कि कुछ भी आपको नोट्स खरीदने हैं, कहीं कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, कोई मैगजीन खरीदनी है, या कभी बीमार हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चे करते हैं, फिर भी वो करते हैं और एक रिजॉल्व के साथ, एक संकल्प के साथ लगे रहते हैं कि मुझे निकालना है, निकालना है, निकालना है, निकालना है। इस पर सर मेरा ये ओपिनियन है कि लगे रहते हैं, निकालना है, निकालना है, कि हमें उनको ये भी बताना होगा कि एक टाइम के बाद उनको अपनी लाइफ में सोचना पड़ेगा कि क्या इस प्रिपरेशन में लगे रहना सही है, मतलब कितने टाइम तक सही है। तो ये गाइडेंस अभी मुझे लगता है काफ़ी मिसिंग है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इनफैक्ट पूछते नहीं हैं, बट जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो ये मेरे दिमाग में खुद भी आ रहा होता है कि क्या सही एज या कितने अटेम्प्ट्स पे जाके, या कहाँ पे वो ऐसा क्या सिग्नल है जहाँ पे बच्चों को इस डिसीजन को रीथिंक करना चाहिए कि नहीं, अब बस। मुझे लगता है कि आपने 3 से 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, उसके बाद आपको अपने लाइफ के अल्टरनेटिव पाथ को मजबूत करने पर लग जाना चाहिए। अटेम्प्ट आप उसके बाद दे दो, क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं 5th में निकालते हैं, टॉपर हैं हमारे। लेकिन पॉइंट है कि कुछ नहीं कर रहे, केवल सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 6 साल, मतलब 6 अटेम्प्ट दिए, मतलब वो बड़ा टैक्सिंग है। तो ऐसा ना करें। 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद आपका अल्टरनेटिव तैयार हो, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है और आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि आप और कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो। लाइफ में ऐसी कड़ियाँ जुड़ती हैं जो कहीं ना कहीं आपको पहुँचा देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ इम्बाइब होनी ज़रूरी है और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उनको ओपनली बताएं। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर प्लान बी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम तो सर प्लान ए ही हमारा फाइनल प्लान है, आईएएस नहीं तो कुछ नहीं। प्लान बी के बारे में सोचेंगे तो इंटरव्यू में हमसे लोग कहेंगे बताओ तुम तो प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, यानी कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन कोई भी लीडर जो होता है सर, उसके पास प्लान बी तो होता ही है। मतलब दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या। तो प्लान बी रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्लान ए के लिए तुम्हारी जो एफर्ट्स हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। इतने टाइम में मुझे ये एफर्ट करना है तो मैं एफर्ट करूँगा। सर, मुझे लगता है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। वो स्कूल में भी अच्छे रहे होते हैं, अच्छे मार्क्स आए थे उनके, कॉलेज में भी अच्छे थे, स्पोर्ट्स भी उनके अच्छे थे। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं। कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई डिबेट्स वगैरह में बहुत अच्छा होता है। तो ये एक सेट हो गया जिसमें काफ़ी टैलेंटेड बच्चे आते हैं और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनके साथ क्या है कि अगर यूपीएससी नहीं भी निकला तो ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि टैलेंटेड है, एकेडमिक अच्छा है, बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो ये हो गया। दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड होता है। जैसे किसी के फादर का कोई बिजनेस है, तो उसके बैक ऑफ माइंड है कि यार ठीक है, अगर नहीं निकला तो ये कर लूँगा। तो उनका ये प्लान होता है कि उनकी एक लीगेसी है, एक फैमिली बैकग्राउंड है, एक फादर किसी पोजीशन पे हैं, मदर किसी उसमें है। तो उनके दिमाग में है कि यार ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। जो थर्ड टाइप के बच्चे होते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास ना तो फैमिली बैकग्राउंड होता है, ना वो उतने टैलेंटेड होते हैं कि यार कभी भी स्टॉप करके अगर कॉर्पोरेट में जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं होते। और सबसे ज़्यादा बच्चे ये वाले बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि अगर इनको
प्रिपरेशन छोड़नी है या किसी वजह से कोई ऐसा रीज़न आ गया कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अब इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ना कुछ प्लान बी ज़रूर होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लान ए जो कि आपका मेन गोल है, जी जी, वो आपका मेन गोल ही होना चाहिए। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर से जो एक आता है ना कि यार मुझे ये करना है, वो होना चाहिए। प्लान भी होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए कि वो प्लान ए से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जी, फिर वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। सही बात है ना। वो वैसा होना चाहिए कि यार ठीक है, नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाऊंगा, क्योंकि बच्चे सोचते नहीं हैं, और जब नहीं सोचते हैं तो, और जैसे धीरे धीरे प्रिपरेशन आगे बढ़ती है तो वो एक डर की फॉर्म में इन लोगों के बीच में आने लगता है। मतलब एक काइंड ऑफ डर डेवलप हो जाता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो प्लान बी है, ये फिर बहुत हेल्प करता है कि यार ठीक है, मेरा बहुत बड़ा गोल है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होगा और मैं लेकर रहूँगा सिलेक्शन, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ तो ये मेरे पास एक प्लान बी है जिससे मैं एटलीस्ट सर्वाइव कर सकता हूँ। आई विल लैंड समवेयर। सबसे ज़्यादा सर एस्पिरेंट्स, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स आई थिंक थर्ड कैटेगरी में ही हैं, और मतलब दे शुड थिंक ऑन दिस, और हमारा भी पूरा सपोर्ट उनको इस पॉइंट पे मिलते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स, और सर ये हर एक एग्ज़ाम के साथ है आई थिंक, क्योंकि आईआईटी हो, नीट हो या यूपीएससी हो, अगर परसेंटेज ऑफ सक्सेस देखा जाए तो वो तो कम ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सक्सेसफुल इन एग्ज़ाम में नहीं हो पाते, वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। कितनी सारी टॉप टेक कंपनीज़ हैं, आजकल स्टार्टअप्स हैं, अलग अलग फील्ड में वो लोग जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कितने लोग मीडिया में हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, और मुझे तो जब मैं दिल्ली सचिवालय में था तो पता लगा कि जो दिल्ली के एमएलएज़ हैं उसमें से कई एमएलएज़ ऐसे थे सर जो पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद दे केम इनटू पॉलिटिक्स। तो कितने सारे ऑप्शंस हैं। और स्पेशली मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगा, उनके लिए तो बहुत टफ है ये प्रिपरेशन, क्योंकि लड़कियां जब अपने किसी छोटे शहर से, किसी गांव से जब पढ़ाई करने दिल्ली आती हैं या किसी बड़े शहर में आती हैं, तो एक तरह का महासंघर्ष फेस करती हैं। वो संघर्ष नहीं होता, वो महासंघर्ष होता है, क्योंकि घर पे अपने पिताजी के साथ उनकी जो कन्वर्जेशन हुई होगी, माताजी से जो बातें हुई होंगी, घर में फैमिली में बातें हुई होंगी, रिलेटिव्स में बातें हुई होंगी कि आप लड़की को पढ़ने के लिए भेज रहे हो, लड़की को यूपीएससी की तैयारी के लिए भेज रहे हो दिल्ली, सारा पैसों का हिसाब किताब हुआ होगा, सारी बातें सोची गई होंगी कि प्रिपरेशन में कितना पैसा खर्च होगा, इसके बदले में क्या क्या हो सकता है, जो हम शादी का अरेंजमेंट करेंगे शायद ये पैसा उसमें यूज़ हो सकता है, शायद ये पैसा कोई और भाई होगा घर में, उसकी पढ़ाई पे यूज़ हो सकता है। ये सारे डिस्कशन हुए होंगे। और जब ये लड़की यहाँ पर तैयारी कर रही होती है दिल्ली में या किसी बड़े सिटी में, और उसके मन में जो चीज़ें चलती हैं, जो उसके मन में जो संघर्ष चलता है, जो वो मेहनत कर रही होती है, मुझे लगता है कि हमारी लड़कियां जब तैयारी कर रही होती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, अपने पिताजी की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना, उनको प्राउड देखना। लेकिन यूपीएससी की तैयारी बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो ये चीज़ वो कभी कह भी नहीं पाती अपने पेरेंट्स से या किसी से भी, उनके अंदर ही चलती हैं सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती है और कई बार सिलेक्शन नहीं होता और काफ़ी बाद वाले अटैम्प्ट्स में होता है, तो इन लड़कियों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर डेवलप हो जाता है ओवर द टाइम कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, घर जाऊंगी तो क्या बातें होंगी, लोग क्या कहेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कितनी सारी ज़िंदगियां हैं जो स्टेक पे हैं जब हम पढ़ा रहे हैं, कितनी सारी ज़िंदगियां हैं जो स्टेक पे हैं अगर हमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब एक टाइम पे मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 10 लोगों के सामने खड़ा होकर बात कर सकूं। तो अगर मैं वहाँ से निकल के, और आज मेरा प्रोफेशन ही पब्लिक स्पीकिंग का है,
बात करने का है, समझाने का है। रोज़ हमें बात ही करनी, कितने सारे लोगों को समझाना है, बात करनी है। तो जो आपको लग रहा है कि आज आपकी खामी है, कमी है, और वही आपकी लाइफ भर रहेगी, ऐसा नहीं है। तो उन सब बच्चियों को भी और सभी को, मतलब बॉयज़ के साथ भी यही अप्लाई होता है। मतलब दे शुड जस्ट थिंक कि यार अपना जो भी हमने चुन लिया उसमें अपना बेस्ट देना है। मतलब या तो जाना नहीं है, और अगर जाना है तो सर्वस्व को न्यौछावर कर देना है। मतलब इट शुड बी लाइक दिस। सर मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा, मतलब क्योंकि मुझे लगता है ना, कई बार चीज़ें अगर हमें समझाई जाएँ तो हमें समझ में तो आती हैं, बट हम उस इम्बाइब नहीं कर पाते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। जब मैं क्लास 9th में था, 10th में, तो 9th से फ़िलासफ़ी की तरफ टिल 10th में, तो मेरे एक फैकल्टी थे साइंस के, ब्रजेश सर। मतलब वो इतने पैशनेट थे अपने काम के लिए। मतलब मैं नर्ड था अपने सारे कम्युनिटी में, और वो, उनको माना जाता था कि भाई ये भी सन की किस्म के फैकल्टी हैं। इतना पैशन था उनका अपने काम, बस अपने काम में। तो उन्होंने जैसे बच्चे पूछते थे कि सर कितने टाइम पढ़ा जाए सर, बोर्ड में सर टॉप करना है सर। तो उन्होंने कहा तुम टाइम पूछ रहे हो ना मुझसे, तुम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल हाश थे वो। अगर टाइम पूछ रहे हो तो तुम कर ही नहीं पाओगे। उनकी ये बात दिमाग में लग गई, टाइम पूछ रहे हो तो कर नहीं पाओगे। तो जब मैं साइकिल पे जाता था, तो पहले दोस्तों के साथ जाता था, मैं साइकिल पे ना थोड़ा आगे जाने लग गया कि यार इनके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे ना सोचना है कि सर ने आज क्या पढ़ाया है। तो जैसे उस टाइम पे ये आपको याद करना होता था टेबल, कि आपको नैनो को पीको में, फेमटो में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर 3 को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे ये समझ लिया था कि भाई साहब अपने सर्वस्व को बिल्कुल झोंकना है, या तो करना नहीं है, नहीं तो करना है तो ऐसे करना है। तो साइकिल पे जाते हुए मैं याद करता रहता हूँ, और आज तक मतलब वो जो हिलाने वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना, कुछ वो मोमेंट ही होते हैं सर, जो हमें चेंज कर देते हैं। तो आज तक वो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई हैं। और वो चीज़ पढ़ने के लिए मैं कभी टेबल पे रिवाइज करने नहीं बैठा। कन्वे कर दिया मैंने कि सर्वस्व को मतलब डालना होगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड नहीं चाहिए। जो लोग चैलेंज कर रहे हैं ना, जो अपनी लाइफ में चैलेंजिंग फेज़ में है, कि हमें नहीं पता कि हमारा फॉल बैक मैकेनिज्म क्या है, तो उनको किसी और डिस्ट्रैक्शन के बारे में अगर आ रहा है मन में, तो उनको ये सोचना चाहिए, दे शुड रिलेट इट लाइक दिस, कि भाई अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है और मैं बैलेंस करने की सोच रहा हूँ कि बैलेंस कर लूँगा, लाइफ बैलेंस नहीं देती आपको। मतलब लाइफ इतनी ब्रूटल है कि अगर तुमने सोचा कि तुम बैलेंस कर लोगे चीज़ों को, तो तुम कहीं और निकल जाओगे। मैंने सर ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो जब कोचिंग करने आए, तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ों को समझ लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। मैंने कहा कि तुम अटेम्प्ट ये क्लियर कर दोगे, बट डिस्ट्रैक्ट मत होना। अब वो मैनेजमेंट गुरु बन गया स्टूडेंट, कि नहीं सर सब मैनेज हो जाएगा, मैं वो भी मैनेज कर लूँगा, ये भी मैनेज कर लूँगा। अब उस चक्कर में मुझे दिख रहा था कि तुम फोकस घटा रहे हो, अपना इधर उधर कर रहे हो, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं सर मैनेज हो जाएगा, बिकॉज आई डू ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। अब उस चक्कर में वो एस्पिरेंट फिर उस तैयारी से ऑफ ट्रैक ही हो गया। तो यही है कि अगर आप इसमें आ गए हो तो बस आ जाओ पूरी तरह, और नहीं तो फिर कुछ और करो। तुम्हारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बहुत कुछ कर लोगे। तो एग्जैक्टली ठीक तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है, इसका कोई क्लियर यार्डस्टिक है नहीं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में थोड़ा सरप्राइज गेम भी खेलती है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि बेसिक्स जो है स्ट्रॉन्ग कर लेना है टाइम से पहले, यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एफर्ट करने। अब मतलब कुल मिलाकर आप नहीं बता सकते जब तक कि एग्ज़ाम के फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता। तो जब तक वो नाम नहीं आया, तब तक मान लो रिविजन इज़ लाइक रिलीजन, इस पे एफर्ट करते रहो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो। ज़्यादा तुम नई नई चीज़ें पढ़ोगे तो इस चक्कर में ऐसा ना हो कि उसको थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए और कॉम्प्लेक्स बना दो, कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारी बुक्स होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वन सब्जेक्ट वन सोर्स, अल्टीमेटली एक ही सोर्स में सब कुछ निचोड़ आ जाए। 10 पेजेस को 3 पेजेस में कन्वर्ट करो, 3 पेजेस को 1 पेज में कन्वर्ट करो। अब वो 1 पेज जो है वो तुम्हारे एंड एग्ज़ाम से पहले का रिवीजन का प्लान बनेगा। अगर अभी आपके पास वो 1 पेज नहीं है, तो इसका मतलब है अभी तैयारी में आप अभी पीछे हो, हमें आगे की तरफ मूव करना है। सर यूपीएससी के बच्चों का स्ट्रगल ना बहुत ही यूनिक है, बहुत यूनिक है। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, और जब मैं उनकी कहानी सुनता हूँ, उनके स्ट्रगल के बारे में जानता हूँ, तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। ये बच्चे एक तो घर से अलग रहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, और कंपटीशन तो है ही। तो वो कंपटीशन
में जो एक स्ट्रेस आता है, एक आपको फील होता है कि यार आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और साथ साथ घर की चीज़ें भी चल रही हैं और दिमाग में वो चल रहा है कि यार पेरेंट्स एज हो रहे हैं, सिस्टर की पढ़ाई भी है, ये सब वो सब साथ में चल रहा है। फिर एग्ज़ाम जब देने होते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर में जाओ, वहाँ पे भी कहीं पे कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, कहीं ऐसे ही कहीं रूम लेके सो गया, कहीं पे भी सो जाते हैं बच्चे। इतना स्ट्रगल करते हैं मेंटली, फिज़िकली, हर तरह, और सालों साल करते हैं, कई साल निकल जाते हैं इस तैयारी में। लेकिन कहीं से भी उनको एक होता है ना पॉजिटिव एक्सेप्टेंस कि हाँ तुम कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, वो नहीं मिलता। क्योंकि दुनिया या हमारा समाज हमारी सक्सेस से ही हमारे स्ट्रगल को स्वीकार करता है। सही कहा आपने सर। हमारा स्ट्रगल नहीं है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। जिस दिन आपका नाम उस पीडीएफ पे आएगा, उस दिन आप सक्सेसफुल हो, और उस दिन फिर आपके स्ट्रगल को भी याद किया जाएगा कि आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया है। अदरवाइज सब गुमनामी में चला जाएगा। सही बात है सर। सर एक थिंकर है मैकियावेली, इटालियन थिंकर हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं लाइफ इज़ मोरली इनकोहेरेंट। अगर लाइफ में किसी भी सिचुएशन में है ये एस्पिरेंट्स और ये सोच रहे हैं कि यार घर में ऐसा चीज़ हो रही है, मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, मैकियावेली कहते हैं कि तुम इस वजह से परेशान नहीं हो जो तुम्हारे साथ घट रहा है। मैकियावेली कहते हैं परेशान तुम इस वजह से हो कि तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए? लाइफ के फंडामेंटल्स ही गलत पढ़ाए गए हैं। स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम पर ना तो स्कूल्स ख्याल रख रहे, ना कॉलेज ख्याल रख रहे, ना ही कोई और एजुकेशन का ऐसा मीडियम है। जैसे सर ये तो पढ़ा दिया उसको कि ये सिलेबस है, इसको याद कर लो, एग्ज़ाम में चले जाओगे, लेकिन वो क्यों उसको याद नहीं कर पा रहा? क्यों वो बार बार जो प्लान करता है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा? उसके जो इश्यूज़ हैं, क्या उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ना तो वो अपने पेरेंट्स से बता सकते, क्योंकि पेरेंट्स और सोचेंगे कि यार तुम कैसे तुम्हें हेल्प करें, और जो अपने फ्रेंड्स को बताएं वो फ्रेंड्स खुद ही लाइफ उनकी ऐसी चल रही है, तो इट्स लाइक कि उनकी भी ऐसी चल रही है, वो और क्या ही गाइड कर देंगे। तो यानी कि जो लाइफ के जो फंडामेंटल्स है ना सर, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैकियावेली वहाँ पर कहते हैं कि लाइफ, तुमने अच्छा काम करा, इसका तुम्हें अच्छा ही रिजल्ट मिले ज़रूरी नहीं है, और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया, इसका ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाए या तुम्हें अच्छा ही रिजल्ट मिल जाए। जिस दिन तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई इसको लेकर, तुम पावरफुल हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, यू विल बी वीक, एंड वीक आर नेवर रिवॉर्डेड। वीक का कोई रिवॉर्ड नहीं है सर। सम्मान जो है वो सक्षम को मिलता है, जो कमज़ोर है उसको सांत्वना मिलती है। और हर एक एस्पिरेंट को ये सोचना चाहिए, मतलब हर एक को सोचना चाहिए कि भाई सांत्वना के लिए थोड़ा ना बने हैं यहाँ पर, सांत्वना के लिए थोड़ा ना जन्म लिया है। बिल्कुल। तो लाइफ के फंडामेंटल्स सोसाइटी से ना लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ना रखें लाइफ में कि भाई इस टाइम तक पैसा कमाना, इस टाइम तक करियर सेट होना, अगर मैंने एफर्ट किया तो मुझे रिजल्ट मिल जाए, नहीं। तुम्हारा काम है, काम करते रहो, ज़िंदगी स्पॉन्टेनियस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आज मैं ये पॉडकास्ट ले रहा हूँ, कल शायद पॉडकास्ट नहीं ले पाऊँ, कुछ नहीं पता लाइफ का कल क्या हो जाए। बिल्कुल सही कहा सर। मेरा तो ये भी मानना है कि हमें इस तरह सोचना चाहिए कि हम अपनी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही अपनी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे आसपास एनवायरनमेंट है बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और अगर हम अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशी, अपने इमोशंस अगर दूसरों के हाथ में दे देंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। और दूसरा ये गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करो, आपके हाथ में कर्म करना है, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और ये सर मुझे लगता है ये
लाइफ में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। जब आप एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दोगे ना कि यार मैं काम करूँगा, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, दिस इज़ माई बिलीफ, राइट, बट आप डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं लाइफ में फॉलो करता हूँ कि मैं सही इंटेंट से काम करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गो आउट ऑफ द वे। और मुझे ये भी पता है कि मैं हमेशा सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मेरे हर एफर्ट रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन कुछ ज़रूर देंगे। लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कर्म करना, कि मैं काम करूँगा और वो करता रहूँगा, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, वो मुझे खुशी देता है। जी सर, इस पर सर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ना मोरली लेते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया है कर्म करो फल की इच्छा ना करो, और मोरली फिर वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। व्हाट आई मेंट कि लाइफ मोरली इनकोहेरेंट है, तुम अच्छे होगे, तुम्हारे साथ अच्छा ही हो, ज़रूरी नहीं है। यू शुड टेक इट एज अ फैक्ट। अगर ये यहाँ पर कप है, इस कप को मैंने नीचे गिराया तो ग्रेविटी के रूल से नीचे ही गिरेगा। तो लाइफ का ये रूल ऐसा ही है, मतलब अल्टीमेटली कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी लाइफ हमें मिली है लाइफ को फुल्ली जीने के लिए, अपना जो मी पार्ट है, मी पार्ट पे क्लियर होने के लिए, अपने लाइफ के फंडामेंटल्स क्लियर होने के लिए कि भाई जो मैं हूँ, मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम छुपी हुई है ना लाइफ की, स्टूडेंट्स हो या हम सब हो, वो मी में छुपी हुई है कि मैं कौन हूँ। एग्री। और अगर हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लें, जैसे स्टूडेंट पूछते हैं सर डिस्ट्रैक्शन है या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, भाई मी कौन है? मी को डिस्टिंग कर लो फ्रॉम योर थॉट्स, फ्रॉम द थॉट्स विच आर रेगुलरली कमिंग, जिसको हम कहते हैं चिट चैट। कितनी बार जो सर आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे जी रहे होते हैं। जब तक हम अपने आप को अपने सर्कमस्टांसेस से डिफाइन करेंगे तब तक हम उन सर्कमस्टांसेस से ऊपर कभी उड़ नहीं पाएंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि हमने अपने आप को डिफाइन ही कर दिया। जैसे कोई मुझसे पूछे कि अपने बारे में बताओ क्या चल रहा है, अगर मैं उसको अपनी लाइफ के स्ट्रगल बताने लग गया, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उसका मतलब है कि वो मुझसे ऐसे रिलेट करेगा और मैं उसके साथ जब इंटरेक्ट करूंगा, जो काम करूंगा, मेरा बैकग्राउंड में एक बहाना बन जाएगा कि सर्कमस्टांसेस ऐसे है ना, इस वजह से ऐसा है। तो सर्कमस्टांसेस हमें डिफाइन नहीं करते, घर के जो हालात हैं वो हमें डिफाइन नहीं करते। डिफाइन ये करता है कि हम जिंदा हैं, जब तक सांस चल रही है, गेम इज ऑन। बिल्कुल सही सर। सर अब छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे और क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे। सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? एल्केमिस्ट। क्या अच्छा लगता है सर बुक में? उसमें यही है कि सर अभी हम सोचते हैं कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या ही मीनिंग है, लेकिन अल्टीमेटली एंड पॉइंट पे आपको रियलाइज़ होता है कि जो जो हुआ था ना, तुम उसी से शेप थे और कहीं पर तुम्हें जो पहुँचे हो उन सब कारणों की वजह से पहुँचे हो। लाइफ इज़ अबाउट दैट। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी ये टफ क्वेश्चन है। गॉडफादर। उसमें क्या अच्छा लगता है सर आपको? सर गॉडफादर में डेप्थ है, मतलब आई लाइक एवरीथिंग जिसमें कि ऐसी नुआंसेस पे ध्यान दिया गया हो जो जनरली लोग नहीं देते। तो कोई भी फिल्म में गॉडफादर है, कोई और भी कितनी सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें कुछ ऐसा सोचा गया हो जो जनरली शायद डायरेक्टर्स ना सोचते या एक्टर्स ना सोचते या स्क्रीन प्ले वाले ना सोचते। हर वो तो एक कहना तो मुश्किल है, आपने बोला तो अभी रिसेंटली मेरे सामने गॉडफादर आ रही थी तो मैंने गॉडफादर बोला। और अगर सर टीचर नहीं होते तो क्या होते? सर मैं टीचर ही होता, मतलब टीचर के अलावा कुछ अभी दिमाग में आता नहीं है कि मैं और क्या करता। अभी तो टीचर ही आता है। लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस को मानते हैं आप? आई एम एबल टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल वाया दिस प्लेटफॉर्म। अभी तक तो सर यही सबसे बड़ा सक्सेस है कि अब मैं कहीं भीड़ में भी जाता हूँ, कोई बिजी बिल्कुल स्ट्रीट है तो वहाँ पर भी लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मिलने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कभी भी इमेजिन, मतलब कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी सिविल सर्विस में जिनको ऐसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा, वही होंगे जिन्होंने ज़बरदस्त इम्पैक्ट लाया होगा। तो आई एम गेटिंग दैट हियर। बिल्कुल सर, लाखों बच्चे आपको प्यार करते हैं, हमें भी पता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज करने में। थैंक यू और सर।